नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 2026 के अकॉर्डिंग कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ना ही इस चीज से कुछ फर्क पड़ने वाला है आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके कंप्लीट रोड मैप को फॉर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग रोड मैप की बात करें उससे पहले आप लोग समझिएगा सर, अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग माय डियर फ्रेंड सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव एक आध यूनिवर्सिटी को छोड़ के। बाकी जितने भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, या आप लोग कह दीजिए मेजर सब्जेक्ट होता है, या फिर आप लोग कह सकते हो सर ये आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर दर सेमेस्टर ऑफर किए जाते हैं ना, तो सेमेस्टर 1 के अंदर जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर आपको एक क्या देखने को मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोग क्योंकि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है और आप लोग कॉमर्स डोमेन के अंदर है, तो आपको बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यहां पे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इसका मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होगा बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स, उसका बेस कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको क्लियर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग रोड मैप की बात करते हैं तो सर रोड मैप जब भी आप लोग बनाएं, जब भी किसी रोड मैप की वीडियो को देखें, तो सबसे पहला आपको क्या चीज समझना है सर, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप लोग चर्चा करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा रहेगा। नेचर का मतलब सर ये वाला जो सब्जेक्ट है क्या थ्योरी बेस्ड रहेगा, क्या सर ये आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल रहेगा, या तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों रहेंगे, माने जहां पे आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर न केवल आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लर्न करना होता है, बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आपको उनको इंप्लीमेंट भी करना होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी और भर भर के प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल रहने वाला है। अब बात करते हैं सर इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा कि हार्ड रहेगा। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करते हैं तो तमाम जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनमें सबसे जो आपका हार्ड सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा सर, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। अब बात करते हैं सर आपका रेशियो क्या रहेगा। रेशियो माने सर क्या थ्योरी ज्यादा पूछी जाएगी कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑनर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ऑनर्स के अंदर तो डेफिनेटली प्रोग्राम के कंपैरिजन में न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेगी और थ्योरी कम देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे आपको एक रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप लोग मोटा मोटा ये अंदाजा लगा सकते हैं सर जो आपका न्यूमेरिकल का रेशियो है ना वो ज्यादा देखने को मिलेगा किसके कंपैरिजन में, थ्योरी के कंपैरिजन में। चाहे आप लोग बात कर लीजिए प्रोग्राम की, चाहे बात कर लीजिए ऑनर्स की, दोनों ही कैटेगरी के अंदर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ना आपको न्यूमेरिकल ज्यादा सोल्व करनी है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। और कुल मिलाकर के अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग टोटल चैप्टर की बात करते हैं तो वैसे चैप्टर तो किताबों के साथ बदल जाते हैं, ऑथर के साथ बदल जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप लोग ये मान करके चले आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 12 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो 100% जो पेपर है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला जो आपको एस्पेक्ट है समझ में आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जैक्टली ओवरव्यू क्या रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। और पेपर पैटर्न में बात कर रहा हूं सर आपके 2026 के रेफरेंस में। तो ध्यान दीजिएगा पेपर पैटर्न जो होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, इसलिए हम लोग एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलेंगे जहां पे हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस रहती है, दैट इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये वीडियो किन बच्चों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, पेपर पैटर्न का जो पॉइंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप हो सकता है रेगुलर के स्टूडेंट हो, आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, या हो सकता है आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो। आपको ध्यान देना है तीनों ही कैटेगरी के अंदर न केवल सिलेबस के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस देखने को मिलेगा बल्कि आपके पेपर पैटर्न के अंदर भी आपको यहां पे कोई भी तब्दीली और चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो अभी जो मैं पेपर पैटर्न आपको बताने वाला हूं ना उस पेपर पैटर्न को आप लोग 101% इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होता क्या है कि जितने भी आपके डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है उनका जो क्रेडिट रहता है वो कितना रहता है सर, 4 क्रेडिट रहता है। और जितने भी पेपर ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 4 क्रेडिट के हैं उनका जो एग्जाम होता है ना, उनका जो रिटर्न एग्जाम होता है वो आप लोग मान करके चले कितने नंबर का होता है सर, 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक 30 नंबर के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे कि सर यहां पर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम इस सब्जेक्ट के लिए मिलने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दीजिएगा सर आपके एंटायर सिलेबस को ना टोटल 5 यूनिट के अंदर यहां पे डिवाइड किया गया है। तो टोटल आपका क्या रहेगा, जो सिलेबस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है ना, वो कभी भी चैप्टर्स की फॉर्म में नहीं होता है, वो यूनिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यूनिट के अंदर आपको आर्टिकल्स डिफाइन किए जाते हैं, टॉपिक्स डिफाइन किए जाते हैं। उन टॉपिक के बिहाफ पे राइटर अपने हिसाब से चैप्टर में डिवाइड कर देता है उस कंटेंट को, या जो आपका पब्लिकेशन है वो अपने हिसाब से नंबर ऑफ चैप्टर्स को शेड्यूल करता है। तो हो सकता है आप लोग बेसिकली एक किताब खोल करके देखे, वहां पे 12 चैप्टर दिखे, किसी में 10 दिखे, किसी में 15 दिखे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनके अंदर टॉपिक वही कवर होंगे जो आपकी यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर, यूनिट 4 के अंदर और यूनिट 5 के अंदर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ चैप्टर्स वेरी कर सकते हैं। ये टीचर टू टीचर, ऑथर टू ऑथर चीजें डिपेंड करती है, ये आपका बेसिकली सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। तो जो भी आप लोग किताब एक बार फॉलो करते हैं, जो भी किताब आप खरीदना चाहते हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन सी किताब आपको खरीदना है, उस किताब पे आपको 100% रिलाई करना है। आपको मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर जंप नहीं करना है। एक किताब अगर आप लोग लेना चाहे तो ले लीजिएगा, उस किताब बस ये ध्यान दीजिएगा वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के साथ अलाइन होती है। ठीक है, उस किताब को आपको बेसिकली पढ़ना, उसके अंदर अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 पढ़िएगा, 15 चैप्टर हैं तो 15 पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी हो गया। एग्जाम 90 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल जो आपके बेसिकली आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। अगर आप लोग बात करते हो सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट से माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा हर एक यूनिट से कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। पार्ट ए अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर पार्ट बी अटेम्प्ट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के आप लोग कहेंगे सर आपके पेपर के अंदर आपको टोटल चॉइस के साथ कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और 5 क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको
वेटेज कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 18 नंबर का देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 90 नंबर का हो जाएगा। चाहे बात आप रेगुलर की कर लीजिए, एसओएल की कर लीजिए या एनसी वेब की कर लीजिए। किसी और यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्टूडेंट है तो माइट भी आपको पेपर पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पेपर पैटर्न 2026 के अंदर कैसा रहेगा, और थ्योरी ज्यादा आएगी कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएगी, किस तरीके का ये सब्जेक्ट रहेगा, कितनी यूनिट के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है, और एग्जैक्टली अभी हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको 2026 के सिलेबस को भी समझना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सर आपका वेटेज क्या है। वेटेज का मतलब पहली यूनिट कितने नंबर की आएगी, दूसरी यूनिट कितने नंबर की आएगी, और तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट कितने नंबर की आएगी। और लास्ट में आपको ये भी समझना पड़ेगा, सर अगर आप लोग चैप्टर्स की बात करते हैं तो हर एक यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर हैं जो हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, अब उससे पहले एक सवाल जो आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर आ रहा होगा कि सर हमें बुक कौन सी खरीदनी है। अब यहाँ पे बुक के लिए ना दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो एसओएल के स्टूडेंट होंगे, एक आपके अदर स्टूडेंट होंगे जो एसओएल से बाहर होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एसओएल वाले बच्चों को किताब दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एसओएल की किताबें दी जाएंगी, अगर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए हैं तो आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे ना वहां पे आपको एडिशनल रेफरेंस किताब खरीदनी पड़ेगी, आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी। तो एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है वो यहां पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आप लोग ये मान करके चले आपको यूज नहीं करना है, देखने के लिए यूज कर सकते, पढ़ना है तो आपको अलग से किताब खरीदना पड़ेगा। और किताब में आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा सर, वो रहेगा जे.आर. मूंगा का। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय द जे.आर. मूंगा। तो नोट कर लीजिए, इस नाम को आप लोग नोट कर सकते हैं। किताब का टाइटल क्या है सर, मैंने बताया जे.आर. मूंगा, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके आता है और ये को ऑथर होता है बाय द डॉक्टर गिरीश आहूजा। तो आप लोग इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाली किताब काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब भी आप लोग कोई भी किताब खरीदे तो आपको एनईपी के अकॉर्डिंग खरीदना। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीके की किताबें अभी भी चल रही हैं, एक आपकी सीबीसीएस वाली है, एक आपकी एनईपी है। एनईपी का मतलब होता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो किताब डिजाइन किया गया है। और सीबीसीएस का मतलब है ये पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो करिकुलम फॉलो करती थी एनईपी आने से पहले, वो वाला बेसिकली यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सीबीसीएस वाले बच्चे प्लीज अवॉइड कीजिएगा सीबीसीएस के नोटिफिकेशन को, जो भी आपको नोटिस देखने को मिलता है और जो भी स्टडी मटेरियल है आपको एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है ना उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बात हुई आपको किताब कौन सी खरीदनी है, क्लियर हो गया। अब सर सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या रहेगा। हमें ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, कितनी यूनिट रहेंगी और यूनिट का वेटेज क्या रहेगा और यूनिट के अंदर चैप्टर्स कितने मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा सर पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं, आपको ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेल एंड गुड है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से फ्री प्लेटफॉर्म है जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस को समझा देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, जहां पे आपका यूनिट 1 रहेगा जिसका टाइटल है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपके पेपर का टोटल कितना रहेगा सर 15% रहेगा। 15 नंबर नहीं है, 15% है, 90 का 15% आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पढ़ना है एंड वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी को पढ़ना है। ठीक है, ये वाला आपका सेकंड यूनिट रहेगा। यूनिट थर्ड के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से यूनिट 4 जो रहेगा वहां पे आपको अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और लीज को पढ़ना है। सबसे अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी यूनिट रहेगा, पास होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के
अंदर ये वाला यूनिट करने वाला है। यूनिट 5 की बात करते हो तो यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर आप लोग यूनिट सेकंड के वेटेज की बात करते हो तो आपका 20% रहेगा, 90 का 20% 18 नंबर बनता है। यूनिट 3 भी आपका 20% रहेगा तो ये भी 18 नंबर बनता है। अब इसी तरीके से यूनिट 5 की बात करते हो तो ये भी कितना बनता है सर, आपका 18 नंबर बनता है, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे 25, 35 और 40 कुल मिलाकर के इन दोनों का वेटेज कितना बनेगा, 40 बनेगा, यानी कि 40% बनेगा। यानी कि ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर मिलाकर के कितना आएगा, आपका 36 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, ध्यान दीजिएगा। 18 ये कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया आपका 90 मार्क्स का। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। यूनिट के टाइटल देख लीजिएगा, यूनिट का वेटेज देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अगर ये चीज क्लियर हो गई कि ये यूनिट हमारी रहेंगी, इनको हमें पढ़ना है, इनका वेटेज ये रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं और किन में किन यूनिट के अंदर कितने चैप्टर रहेंगे। तो मैंने इनिशियली आपको बताया था सर कुल मिलाकर के आपकी 5 यूनिट्स के अंदर ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड जो हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, हमने क्या किया है, आपके एंटायर सिलेबस को कितने चैप्टर्स के अंदर ब्रेक कर दिया है सर, 12 चैप्टर के अंदर ब्रेक कर दिया है। और जे.आर. मूंगा की किताब के अंदर भी आपको यही चैप्टर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं जो 15% कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पर टोटल आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट सेकंड की अगर आप लोग बात करते हो तो जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पे आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट 3 की अगर आप लोग बात करते हो तो ये भी आपका फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करेगा। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट 4 की अगर आप लोग बात करते हो तो 25% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। और कुल मिलाकर के यहां पे 2 और कई किताब कहती है 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। यूनिट 5 जो आपका बेसिकली 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है, इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के 3 चैप्टर स्टडी करने हैं। कुल मिलाकर के टोटल कितने हो जाएंगे सर, आपके 12 चैप्टर हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हो तो आपको पढ़ना है अकाउंटिंग, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रोसेस को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यूनिट के अंदर आपको बिजनेस इनकम को पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इन्वेंट्री को पढ़ना है, ये आपका एक चैप्टर है, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो 3 और 2 5 चैप्टर हो गए। इसी तरीके से आपको छठा जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज अकाउंटिंग फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम जो आपका रहेगा, ठीक है। और 7वां चैप्टर रहेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से 8वां चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग फॉर द ब्रांच एंड डिपार्टमेंट करके, उसके बाद लीज ट्रांजैक्शन रहेगा आपका 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर रहेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। 11वां चैप्टर रहेगा ग्रुप एंड द लेजर्स और 12वां चैप्टर रहेगा ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़े सर, 3 चैप्टर पढ़ने पड़े। यहाँ पे सर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पे भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पे भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और यहाँ पे आपको कितने पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हो जाएंगे, 12 चैप्टर हो जाएंगे। और 12 चैप्टर को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 101% पेपर कंप्लीट हो जाएगा और डेफिनेटली आप 90 के 90 नंबर इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आप लोग प्रिपरेशन को अच्छे से करते हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाके करते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा कि सर एग्जैक्टली किस तरीके का सिनेरियो हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर किताबों को लेकर के। मैंने बताया पहला नाम तो आपका जे.आर. मूंगा, और उसके अलावा ये आपका किसने किया था, एडवाइजरी किया हुआ है डॉक्टर गिरीश आहूजा ने। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा किताब खरीदना चाहते हैं तो एडवांस अकाउंटिंग करके है, एमसी शुक्ला और टीएस ग्रेवाल का किताब है, काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी किताब है, आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक और किताब आता है एस चांद पब्लिकेशन का, जिसको लिखा है पीसी तुलसियन ने, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बीकॉम ओनर्स, ठीक है। ये वाला किताब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो आप लोग पहले नंबर पे इस किताब को रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे इस किताब को रख सकते हैं, और तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस किताब को रख सकते हैं। ये डिसीजन सब्जेक्टिव है, आप लोग हो सकता है इसको पहले पे रखना चाहे, इसको दूसरे पे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप इन तीनों किताबों में से कोई भी खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के अंदर ग्रेजुएशन लेवल पे इन्हीं 3 किताबों को फॉलो किया जाता है और इन्हीं से पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको जो किताब अच्छा लगता है आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को माय डियर
फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें क्लियर रही होंगी, तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा सर कौन सा रोड मैप रहेगा, क्या रहेगा, आपका यूनिट वाइज वेटेज क्या है, आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, और बुक्स को लेकर के मैंने पिक्चर भी दिखा दिया है और मैंने आपको 3 ऑप्शन भी दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर पढ़ना कहां से। देखिए, पढ़ने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास ऑफलाइन ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपके पास क्या है सर, ऑनलाइन है। ठीक है, अब ऑफलाइन के अंदर भी आपकी कॉलेज की क्लासेस हो गई या किसी आप लोग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ठीक है, बाकी मेरे को नहीं लगता अगर आपके एरिया में है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन में जाएं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट इतना रिलायबल है, इतना इजीली अवेलेबल है, तो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं। हमारे पिछले 2 साल के अनुभव से, ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं, तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना वो ऑनलाइन से ही स्टडी करती है। ठीक है, अब आपको ध्यान के देना ऑनलाइन के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो क्या रहेगा पेड और उसके बाद क्या रहेगा, एक आपका फ्री रहेगा। ठीक है, अब पेड के अंदर भी मैक्सिमम बच्चे नहीं जाते हैं, लेस देन 5% बच्चे पेड के अंदर जाते हैं, और जो भी आपके बचे हुए स्टूडेंट है ना वो यूट्यूब से फ्री प्रिपरेशन करते हैं। अब यूट्यूब पे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर 1-2 टीचर हैं जो आपको सर्च में ऊपर ही दिखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करवाया हुआ, उससे ज्यादा तो आप लोगों ने 11-12 के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर आगे बहुत डीप एंड डाइव आपको जाना पड़ेगा, एक-एक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एक-एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, जो वहां पे आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरे कोर्स को 2026 के करिकुलम के अकॉर्डिंग बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग हमारे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला चैनल दैट इज अ बीकॉम कॉर्नर, जिसके ऊपर आप लोग हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग पाएंगे 2026 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इसके अलावा बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये दोनों चैनल आपकी ग्रेजुएशन जर्नी के दरमियान आपकी काफी हद तक मदद करने वाले हैं, तो मेक श्योर करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।